कहानी की शुरुआत में हम रंगपुर राम के गांव को देखते हैं। इस गांव में एक पुजारी है जो अपनी पीढ़ी का 5वां वंशज है। उसने पूरे गांव पर अपने फर्जी कर्मकांड और ढोंगी परंपरा की ऐसी चादर फैला रखी है कि लोगों को इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। लोग इसके अंधभक्त हैं और जो भी कुछ वो धर्म के नाम पर बोलता है वह पत्थर की लकीर बन जाता है। यह ढोंगी संत किसी मंदिर का पुजारी होने के साथ बहुत ही रसूख वाला है। पालकी में चलता है और अजीबोगरीब रीति रिवाजों के नाम पर महिलाओं का शोषण करता है। इसके खुद के इजाद किए गए अजीब अनुष्ठानों में से एक नमूना यह है कि जब भी किसी की मौत हो जाती है तो भूत पिशाचों को शांत करने के नाम पर यह गांव की कुंवारी लड़की को बिना कपड़ों के लाश पर बैठाकर उसका शोषण करता है। गांव के लोग भी इतने जाहिल हैं कि उसके कर्मकांडों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस गांव में लाल बत्ती नाम की एक जगह है जो कि असल में एक विशाल वेश्यालय है, जहां पर कई सारी लड़कियां रहती हैं जो खुद के जिस्म को बेचकर गुजारा करती हैं। इन्हीं लड़कियों में एक है बसंती, जो काफी समय से यहां पर रहती है और सभी वेश्याओं में सबसे फेमस है। इसी पर गांव के पुजारी भुवन पंडा की भी नजर है। वह छुपकर लाल बत्ती आता है, जहां पर वह हर बार अपने लिए बसंती को ही चुनता है। असल में वह एक वहशी है और जब भी वह किसी लड़की के साथ सोता है तो उसे बुरी तरह मारता है। एक दिन नया शख्स चंदन मिश्रा इस गांव में आता है। चंदन ने डाकघर में नौकरी संभाली है और पुराने डाकिये की जगह ले रहा है। पहली बार जब चंदन लाल बत्ती में चिट्ठियां पहुंचाने जाता है तो पुराना डाकिया उसे हिदायत देता है कि कोशिश करे उसे चिट्ठियां पढ़कर ना सुनानी पड़े। लेकिन जब चंदन लाल बत्ती जाता है तो लड़कियां उसके भोलेपन की वजह से उसे बड़ा परेशान करती हैं। बसंती के मजबूर करने पर उसे चिट्ठियां पढ़कर सुनानी पड़ती हैं। कुछ चिट्ठियां चुहल भरी बातों से भरी होती हैं तो कुछ परिवार वालों की इमोशनल बातों से। एक चिट्ठी में किसी लड़की की मां पूछती है कि उसके पास पड़ोस में काम कैसा चल रहा है। घर में थोड़े पैसों की जरूरत है, वह मन लगाकर काम करे। जाहिर है कि लड़कियों के घर वालों को पता ही नहीं है कि वे क्या करती हैं। पुराना डाकिया लड़कियों की भावनात्मक मजबूरियों की वजह से उनकी चिट्ठियां न पढ़ने की हिदायत देता है। उसका कहना है कि इनमें से किसी के साथ बुरा अनुभव और किसी से प्रेम की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। उसने शादी नहीं की थी क्योंकि अपनी जवानी में वह लाल बत्ती के चक्कर लगाया करता था। एक दिन भुवन पंडा और थाने का आदमी एक शख्स को पीटते हुए अपने पास लेकर आते हैं। उसकी गलती यह थी कि वह संतान प्राप्ति के लिए किसी फकीर के पास चला गया था। इस गुस्ताखी की सजा यह है कि 2 साल तक उसे अपनी सारी कमाई पंडा को अर्पण करनी होगी। वह भूल जाता है कि ऐसा करने से उसका पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। इस समस्या से बचने का दूसरा रास्ता भी बताया जाता है। कहा जाता है कि उसकी पत्नी को हफ्ते में 2 बार पंडा के पास भेजना होगा, नहीं तो उसका जीना हराम कर दिया जाएगा। इधर चंदन अक्सर लाल बत्ती में चिट्ठियां पहुंचाता है और कई लड़कियों की मजबूरियों को अच्छे से जानने लगता है। इनमें से एक लड़की बसंती है जिसकी सभी तारीफ करते हैं। वह यहां पहली बार अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर आई थी। वह कोठे की सबसे खूबसूरत लड़की है। एक दिन जब गांव के मंदिर में काली पूजा हो रही थी तो बसंती पूजा करते हुए देवी की मूर्ति को छू लेती है। इस पर भुवन पंडा उसे गालियां देता है और घसीटते हुए बाहर फेंक देता है। उसके हिसाब से बसंती ने देवी की मूर्ति को छूकर उसे अपवित्र कर दिया है। यहां नया डाकिया चंदन भी मौजूद होता है और भुवन पंडा का विरोध करता है। वह कहता है कि एक तरफ तो देवी की पूजा करता है और दूसरी तरफ एक औरत की इज्जत नहीं करता। हालांकि भुवन पंडा उस समय चंदन को कुछ नहीं कहता, लेकिन पूरे गांव वालों के सामने उसके कर्मकांडों पर उठे सवालों को खत्म करना चाहता है। इसके लिए उसके पास आजमाए हुए नुस्खे हैं। वह रात के अंधेरे में लाल बत्ती पहुंचता है और डाकिये का बदला बसंती से लेता है, क्योंकि चंदन ने गांव के सामने उसका विरोध किया था। भुवन पंडा बसंती को बुरी तरह मारता है और उसका शोषण करता है। अगले दिन गांव का एक लोकल आदमी जो डाकघर में चंदन के साथ काम करता है उसे समझाता है कि भुवन पंडा से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि वह गांव का बहुत रसूख वाला आदमी है। उससे पंगा लेना जान को खतरे में डाल सकता है, लेकिन चंदन ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद जब चंदन को पता चलता है कि पंडा ने लाल बत्ती जाकर बसंती को बुरी तरह मारा पीटा है और उसका शोषण किया है, तो वह बसंती की खातिर अपने आत्मसम्मान को किनारे रखकर
पंडा से माफी मांग लेता है। इस घटना के बाद सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल लगने लगता है। आजकल चंदन बसंती और उसकी बेटी के साथ काफी समय बिताता है। गांव में उनके साथ बिना किसी परवाह के घूमता है। बसंती ने भी पहली बार किसी आदमी के लिए ऐसा महसूस किया था। चंदन दूसरों से अलग था। उसमें उसके साथ सोने की चाहत नहीं थी। वह बसंती और उसकी बेटी दोनों के लिए हमदर्दी रखता था। पर यहां लाल बत्ती में कई ऐसे कस्टमर आते हैं जिन्हें डाकियां और बसंती की बढ़ती नजदीकियों से काफी दिक्कत होती है। इस बारे में वे भुवन पंडा के कान भरते हैं कि उसकी चुनी हुई वेश्या का गांव के डाकिये के साथ चक्कर चल रहा है। उस दिन पंडा गुस्से में लाल बत्ती पहुंचता है क्योंकि डाकिये ने उसके ऊपर भरी सभा में लांछन लगाया था और उसके कर्मकांडों पर तीखे सवाल उठाए थे। तो आखिर कैसे वह बसंती को चंदन के साथ घूमते फिरते बर्दाश्त कर सकता था? उस दिन वह बसंती के साथ फिर बदसलूकी करता है जो वह हमेशा करता था। एक मामूली से डाकिये ने जिस दिन बगावत शुरू की थी, उसी दिन से गांव के कई लोगों में पंडा के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत आ गई थी। एक शाम गांव के कुछ लोग, जिनका धंधा ही दलाली करना है, एक जोड़े को पकड़कर पंडा के पास लाते हैं। उन्होंने एक ही गोत्र में शादी कर ली थी। हालांकि दोनों की शादी कानूनी तौर पर वैध है और दोनों के परिवार को भी इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद जब लड़की गर्भवती हो चुकी है, तब कुछ दलाल इस शादी को अवैध घोषित करके इनसे पैसे निकालना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि भुवन पंडा कोई रकम तय करता, गांव का मुखिया उसे चैलेंज करता है और शादी में कुछ भी गलत न होने की बात करता है। जब लोगों में इसके प्रति समर्थन दिखता है, तो पंडा मजबूरी में शादी को सही मानकर उन लोगों को वहां से भेज देता है। लेकिन बाद में सुनसान रास्ते से जा रहे उस शादीशुदा जोड़े को भुवन पंडा अपने चेलों से बुरी तरह पिटवाता है। उस जोड़े समेत गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाल बत्ती में बसंती के नाम पर एक चिट्ठी आती है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने बसंती को चिट्ठी लिखी है। इसलिए सभी जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर किसने बसंती के लिए चिट्ठी लिखी है। लेकिन इस चिट्ठी में भेजने वाले का नाम नहीं है, क्योंकि लड़कियों को पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए इन चिट्ठियों को पढ़ने का काम चंदन करता है। लेकिन बसंती समेत तमाम लड़कियों को भी लिखने वाले की पहचान समझ में नहीं आती। उनके हिसाब से तो वह आदमी चिट्ठी लिखने में इतना दिमाग लगाने की बजाय थोड़े से पैसे में बसंती के साथ सोकर अपनी तमन्ना पूरी कर सकता था। लेकिन बसंती को चिट्ठी लिखने के अंदाज से ऐसा लगता है जैसे वह आदमी कोई पढ़ा लिखा और सज्जन इंसान है, जो केवल काम वासना का भूखा नहीं है। चिट्ठी में इमोशन और प्यार भी है। इसके बाद कई चिट्ठियां बसंती के नाम आने लगती हैं, जिन्हें पढ़ने का काम चंदन ही करता है। जब जब वह चिट्ठी पढ़ता है तो बसंती को लगता है कि चिट्ठी में लिखी सारी फीलिंग्स चंदन की अपनी भावनाएं हैं, जबकि चंदन तो केवल चिट्ठी पढ़ने का काम करता है। बसंती ने चंदन को अपना गुप्त प्रेमी मान रखा है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि उसे चिट्ठियां कौन लिख रहा है। उसे शक होता है कि न जाने कौन उसे इतनी चाहत करता है, लेकिन उसे तो चंदन ही अच्छा लगता है। वह मन ही मन उससे प्यार करती है और उसके साथ जिंदगी के सपने भी देखती है। पर जब वह सपनों से बाहर आती है तो उसे इस बात पर रोना आ जाता है कि उसकी किस्मत में शायद किसी का प्यार पाना लिखा ही नहीं है। इधर भुवन पंडा को पता चलता है कि कोई आदमी उसकी चुनी हुई वेश्या को प्यार भरी चिट्ठियां लिख रहा है। इससे उसे कोई खास तकलीफ नहीं होती। उसे लगता है कि कम से कम इन चिट्ठियों की वजह से बसंती डाकिये के भड़कावे से दूर रहेगी। लेकिन एक दिन उसका दिमाग तब खराब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वह अनजान प्रेमी बसंती से शादी करने की बात लिख रहा है और उसकी बेटी को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। यह पंडा के लिए बुरी खबर थी। अगर ऐसा हो गया तो उसे बसंती से हाथ धोना पड़ेगा और उसके जैसी दूसरी लड़की ढूंढने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ऊपर से अगर वेश्याएं शादी करने लगें तो उसके हिसाब से समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए पंडा एक उपाय निकालता है। इससे पहले कि वह अनजान प्रेमी बसंती से शादी करने गांव में आए, वह खुद एक सभा का आयोजन करता है। वह ऐलान करता है कि इस गांव पर भारी विपदा आने वाली है। देवी ने उसके सपने में आकर कहा है कि अगर रंगपुर की किसी वेश्या ने शादी कर ली तो पूरे गांव में सूखा और महामारी फैल जाएगी। वह कहता है कि अगर कोई उस वेश्या का प्रेमी है तो उसे मेरे शिष्यों के साथ मिलकर ढूंढो। बसंती के अनजान प्रेमी ने शादी की तारीख भी चिट्ठी में लिखी है। वह लाल बत्ती आकर उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। बसंती इस बात से खुश तो है,
कि वह लाल बत्ती से हमेशा के लिए चली जाएगी और उसकी बेटी तितली का भविष्य बेहतर होगा। उसकी बेटी कभी वेश्या नहीं बनेगी। लेकिन बसंती अंदर से दुखी भी है, क्योंकि उसे चंदन से अलग होना पड़ेगा। बसंती जानती है कि चंदन से उसका प्यार एक तरफा है, लेकिन एक बार वह अपने प्यार का इजहार उसके सामने करना चाहती है, ताकि उसे जिंदगी भर इस बात का अफसोस न रहे कि उसने अपने दिल की बात उससे कही नहीं। इसलिए यह जानते हुए भी कि चंदन उसे रिजेक्ट कर देगा, बसंती डाकघर में उससे मिलने पहुंच जाती है। वहां अंधेरे में खड़े शख्स से वह अपने दिल की बात कह देती है। बसंती कहती है कि वह अपना चेहरा ना दिखाए और अंधेरे में ही खड़ा रहे, क्योंकि उसे अंजाम मालूम है। वह उसके द्वारा ठुकराए जाने से पहले उसका हाव भाव नहीं देखना चाहती थी। इसके बाद वह अपने प्यार का इजहार कर देती है। लेकिन जब वह शख्स रोशनी में आता है तो बसंती देखती है कि वह चंदन नहीं बल्कि पुराना डाकिया है। बसंती को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वह वहां से चली जाती है। लेकिन अब भुवन पंडा की घोषणा के बाद पूरा गांव इतनी दहशत में है कि पता नहीं कब किसे किसी वेश्या का प्रेमी घोषित करके मार दिया जाए। इसलिए लोग लाल बत्ती जाना ही बंद कर देते हैं। पूरा कोठा वीरान हो जाता है। बसंती की शादी की जिद ने उसके जैसी दूसरी वेश्याओं को भी मुसीबत में डाल दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी वह अपना फैसला नहीं बदलती, क्योंकि शादी का फैसला उसने अपनी बेटी के लिए किया है। बसंती की शादी की तय तारीख से पहले जब भुवन पंडा लाल बत्ती आता है तो वह सोचता है कि फिर से मारपीट करके बसंती को अपने काबू में कर लेगा। लेकिन इस बार वह बड़ी गलती कर देता है। वह बसंती की बेटी तितली के लिए गलत बोल देता है। वह कहता है कि उसकी बेटी तितली भी बड़ी होकर उसी तरह वेश्या बनेगी। यह सुनकर बसंती का गुस्सा फूट पड़ता है। भुवन पंडा को कभी किसी के प्रतिरोध की आदत नहीं थी, इसलिए बसंती की आक्रामकता से वह घबरा जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन यह साफ है कि अब वह लाल बत्ती को नहीं छोड़ेगा, बदला जरूर लेगा। अब वह दिन भी आ जाता है जब बसंती का वह अनजान प्रेमी आने वाला है। बसंती किसी दुल्हन की तरह सजती है। हालांकि गांव में डर का माहौल इतना है कि किसी का लाल बत्ती आना बहुत मुश्किल है, पर बसंती को भरोसा है कि उसका अनजान प्रेमी उसके लिए जरूर आएगा। देखते ही देखते दिन ढल जाता है। काफी इंतजार के बाद भी लाल बत्ती में कोई नहीं आता। बसंती को लगता है कि उसकी जिंदगी अब शायद कभी नहीं बदलेगी। उसने शायद किस्मत से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी। अगले दिन पुराना डाकिया बसंती से मिलने आता है और उसे बताता है कि जो गुमनाम प्रेमी बनकर तुम्हें चिट्ठियां लिखा करता था वह नया डाकिया चंदन था। कल रात लाल बत्ती आने से पहले उसने भुवन पंडा को चैलेंज किया था। तब उसके चेलों ने उसे बहुत मारा पीटा और पंडा ने खुद चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। चंदन ने उसकी आंखों के सामने दम तोड़ा और मरते हुए वह तुम्हारा ही नाम ले रहा था। यह सुनकर बसंती टूट जाती है। फिर वह अपनी मांग में चंदन के नाम का सिंदूर लगाती है और उसके बाद अपने माथे से उसे पोंछकर अपनी चूड़ियां तोड़ देती है, जैसे वह उसकी विधवा हो। इसके बाद बसंती, पुराना डाकिया और गांव के वे लोग जो गांव को भुवन पंडा से आजाद कराना चाहते हैं, सब उसके मठ पहुंचते हैं। गांव वालों की मदद से देवी के सामने ही भुवन पंडा और उसके चेलों का विरोध किया जाता है। आखिरकार बसंती देवी के त्रिशूल से भुवन पंडा का वध कर देती है। जब पंडा मर जाता है तो उसके कुछ अनुयायी उसकी लाश को ठीक उसी तरह पालकी में बिठाते हैं जैसे वह जिंदा रहते हुए सवारी किया करता था। यह इस बात का प्रतीक है कि भुवन पंडा तो मर गया, लेकिन उसके जैसे हजारों लोग अभी भी जिंदा हैं, जो समाज में कर्मकांड और रीति रिवाजों की पालकी उठाए हुए हैं। बाद में पुराना डाकिया चंदन के वादे का मान रखते हुए बसंती और उसकी बेटी तितली को गांव से कहीं दूर ले जाता है, जहां तितली का उज्जवल भविष्य हो सके। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि इस मूवी की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।